हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आगे की जो डिडक्शंस हमारी रह गई हैं वो वाली करने जा रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड। कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो कि आपको अवेलेबल हो जाती हैं। इनसे पहले वाली अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पहले वो देख लेना, उसमें भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। और मैं आपको इन पहली वीडियोज़ का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हमारी जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्यूशन फंड। अब क्या है, ये वाली जो डिडक्शन होती है इसकी डिडक्शन जो है वो भी अलाउड हो जाती है अगर किसी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है ग्रेचुइटी फंड में या फिर प्रोविडेंट फंड में या फिर सुपर एन्यूटेशन फंड में, किसी भी तरह का उसने कंट्रीब्यूशन किया है और वो जो अमाउंट है ड्यू डेट से पहले उसने डिपॉजिट करा दिया है। ठीक है, और ड्यू डेट से पहले करा दिया या ड्यू डेट को करा दिया तो उसकी डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगी। सम रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एनी ऑफ हिज एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया और वो सम कौन रिसीव करेगा, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया है वो एम्प्लॉयर रिसीव करेगा और जो एम्प्लॉयर है वो बाद में जो भी ये फंड्स हैं इसके अकाउंट में जो है पैसा डाल देगा। अब इन्होंने बोला एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्यूटेशन फंड if such sum is credited by the employer to the employee's account in the relevant fund on or before due date it is allowed as deduction। अगर जो एम्प्लॉयर है उसने जो एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा अगर डाल दिया जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट पर तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है, चाहे वो एम्प्लॉय की तरफ से उन्होंने जो एम्प्लॉय है उसने ही लेट डिपॉजिट किया है या फिर एम्प्लॉयर ने लेट डिपॉजिट किया है तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है लॉस रिगार्डिंग एनिमल्स। अगर किसी भी तरह का आपको लॉस हो जाता है एनिमल्स के रिगार्डिंग, जैसे आपने एनिमल्स जो है अपने बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस के लिए जो है ले रखे थे, परचेज कर रखे थे, जैसे हम कहें कि अमूल कंपनी है उन्होंने जो है काउस रख रखी होंगी मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, मिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो अपना बिजनेस चला रही हैं परमानेंटली। अगर वो एनिमल यानी अगर वो काउ जो है वो अगर परमानेंटली किसी भी तरह से यूजलेस हो जाती है, वो मर जाती है या किसी भी तरह से उसको इस तरह का कोई जैसे आप कह सकते हैं कोई नुकसान हो जाता है, तो उस केस में आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाएगी। तो डिडक्शन कैसे अलाउड होगी, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एनिमल है और जितना अमाउंट आपको रियलाइज्ड हो जाएगा वो लॉस कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का अमाउंट रियलाइज्ड ही नहीं हुआ, आपको मिला ही नहीं उस जो भी आपका लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो अब पूरा का पूरा फुल लॉस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एनिमल जो है वो 1 लाख रुपीज़ थी और 80,000 रुपीज़ का आपका अमाउंट जो है वो रियलाइज्ड हो गया, तो आपको 20,000 का लॉस आपको डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ तो 1 लाख रुपीज़ ही एज अ डिडक्शन आपको मिल जाएंगे, फुल लॉस को ही आप कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है बैड डेप्ट। इसकी डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाती है अगर पिछले कुछ प्रीवियस ईयर में अमाउंट रिकवर नहीं हुआ लेकिन वो अब क्लियर हो गया हो तो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे डिसअलाउड कर देंगे, फिर ये एक्सपेंस जो है आपका डिसअलाउड में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जो 1920 में बैड डेप्ट्स आपके कुछ हो गए थे, आपने डिक्लेयर कर दिया अपने अकाउंट्स में बैड डेप्ट्स 10,000 रुपीज़ के, अब उसके बाद वो 2021 में आपको वापस मिल गए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले तो आपको डिडक्शन अलाउड हो गई ना उसकी 1920 में, 2021 में आप ने जो आपको रिकवर हुए उसको आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ठीक है ना, आपने ऐड कर लेना है। मैंने इस तरह से इसलिए लिख रखा है कि आपको समझ में आ जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट डिडक्शन है बहुत ज़्यादा, ये आपके जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है। फिर नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। अगर किसी भी तरह का आपने प्रोविजन क्रिएट किया है बैड और डाउटफुल डेब्ट के लिए तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाती है ओनली इन केस ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में ही होंगी। अब वो कौन कौन से बैंक हैं, एक तो आपका हो गया शेड्यूल्ड बैंक्स, इसमें आपके फॉरेन बैंक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह के बैंक है तो आपको डिडक्शन कितने की मिल जाती है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के लिए 8.5% की। कौन कौन से बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जिसमें आपके फॉरेन बैंक इंक्लूड नहीं होंगे, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अगर फॉरेन बैंक्स हैं तो 5% की डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर किसी तरह का पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है तो भी 5% की मिलेगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो भी 5% की डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि आपके शेड्यूल बैंक्स हो गए, नॉन शेड्यूल बैंक हो गए और कोऑपरेटिव बैंक, इन
और इनमें किसी भी तरह का फॉरेन बैंक इंक्लूड नहीं है, तब आपको 8.5 की डिडक्शन मिल जाएगी। और बाकी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कितने की मिलेगी? 5% की। ठीक है। नेक्स्ट डिडक्शन है वो हमें मिल जाती है स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइड एंटिटी। अगर किसी भी स्पेसिफाइड एंटिटी के द्वारा आपने किसी भी तरह का रिजर्व जो है वो क्रिएट किया है, स्पेशल रिजर्व क्रिएट किया है, तो डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। और किस तरह से अवेलेबल होगी? आपको 20% जो भी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है उसका लेंगे, और आपने अमाउंट जितना भी स्पेसिफाइड रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कराया है उसको लोगे, और जो भी लेसर वाला अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। और डिडक्शन कब अवेलेबल नहीं होगी? व्हेन द स्पेशल रिजर्व बिकम्स इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। अगर आपका जो स्पेशल रिजर्व है वो अगर शेयर कैपिटल के और जनरल रिजर्व के ट्वाइस के इक्वल हो चुका है, तब आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। ट्वाइस का मतलब हुआ कि 2 गुना अगर हो गया है आपके स्पेशल रिजर्व का, तो आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। अब स्पेसिफाइड एंटिटी एंड एलिजिबल बिजनेस कौन से होते हैं? ए, बी और सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। ए कैटेगरी ये है कि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पब्लिक सेक्टर की है, बैंकिंग कंपनी है, कंपनी कोऑपरेटिव बैंक है, अदर देन एग्रीकल्चर बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक्स वो वाले बैंक्स हैं जिनमें आपका एग्रीकल्चर बैंक जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। फिर है आपकी हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी, जिसमें प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। ये वाली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये आपको लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस जो होता है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह होते हैं, ये आपको वो प्रोवाइड करती हूँ। किसके लिए प्रोवाइड करती हूँ? कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ हाउसेस इन इंडिया। इंडिया में किसी भी तरह का अगर आप हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं या हाउस परचेज कर रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो अगर ये वाले जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो इससे रिलेटेड काम करती हैं, तो ये स्पेसिफाइड एंटिटी और एलिजिबल बिजनेस के अंदर जो है इंक्लूड की जाती हैं। फिर है अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इसमें जो है आपके पब्लिक कंपनीज को भी इंक्लूड किया जाता है, और ये भी जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो प्रोवाइड कराती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस किस लिए प्रोवाइड कराती हैं? ये अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर इंडिया में किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करना है और उसके लिए अगर फाइनेंस लिया गया है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस लिया गया है, तो वो ये वाली कंपनीज प्रोवाइड कराएंगी। और इन कंपनीज को कहाँ पर इंक्लूड किया जाता है? स्पेसिफाइड एंटिटी एंड एलिजिबल बिजनेस। हम अब इनके लिए रिजर्व का वो वाली जो डिडक्शंस अभी हमने पढ़ी है कि कितने की डिडक्शन मिलती है? 20% या बिजनेस के प्रॉफिट की, या फिर जो भी अमाउंट उस रिजर्व में क्रेडिट किया गया उसमें से जो भी लेसर वाला अमाउंट होगा। ठीक है। अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन सा फाइनेंस होगा जिसमें आप जो है 5 साल से पहले पहले की तक पेमेंट नहीं करेंगे, यानी 5 साल बाद अगर पेमेंट होती है उस लोन की तो ही उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, और उससे पहले हो जाती हैं तो उनको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की तरफ से अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आप इनकट करते हैं, ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर इज इनकट बाय अ कंपनी, किसी भी कंपनी के द्वारा अगर इनकट किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो उस तरह के एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड हो जाती है। एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, रिवेन्यू नेचर का नहीं होना चाहिए। डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाएगी 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट में होगी। एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब है हर साल वाले में होगी। ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पर? अनएब्जॉर्ब पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज एन अब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अगर किसी भी तरह का अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बच गया, यानी आपने अभी तक उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है, उसको यूज़ नहीं किया है, तो हम उसको अनअब्जॉर्ब्ड जो है डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमें डिडक्शन मिलती है वो हमें डिडक्शन मिल जाती है अमाउंट पेड फॉर बैंकिंग ट्रांसैक्शन टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने किसी भी तरह का अमाउंट पे किया है बैंकिंग ट्रांसैक्शन टैक्स के रिगार्डिंग, तो आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि एक्सपेंसेस अगर आपने किसी भी तरह से विद इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, अगर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग आपने किसी भी तरह से एक्सपेंसेस जो है इनकर्ड करे हैं, उसके कनेक्शन में इनकर्ड करे हैं, तो उनकी डिडक्शन अलाउड हो जाती है। फिर नेक्स्ट है अगर आपने किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इनकर्ड करा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनकर्ड करा है, या आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो 37 सेक्शन 2B के अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए, उनके अलावा किसी तरह का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करा है तो वो इंक्लूड हो जाता है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग फॉर बस और प्रोफेशन पर्पस, अगर आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं ट्रैवलिंग के लिए
और वो जो है वो एक्सपेंसेस रिलेटेड है आपके बिजनेस या प्रोफेशन से, तो भी उसकी डिडक्शन आपको फुल्ली डिडक्शन जो है अलाउड हो जाती है। एक्सपेंसेस ऑन गेस्ट हाउस के लिए एक्सपेंसेस किए हैं तो फुल डिडक्टेबल होते हैं ये वाले एक्सपेंस। कौन कौन से एक्सपेंस हैं? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गए, आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गए, ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हो गए या गेस्ट हाउस के एक्सपेंस हो गए, और ये सारे एक्सपेंसेस आपके बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से रिलेटेड होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अगर आपने किसी भी तरह का अमाउंट पे किया है टैक्सेबल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, इफ इनकम ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। इनकी अगर आप सिक्योरिटीज का अगर कंप्यूटेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में कर रहे हैं, तब आपको ये पूरी की पूरी इसकी भी डिडक्शन अलाउड हो जाएंगी। उसके बाद जनरल डिडक्शन, कुछ ऐसी जनरल डिडक्शंस हैं जो कि आपको नॉर्मल भी अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो भी एक्सपेंसेस नॉट बी ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड, अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सेक्शन 30 या 36 के नेचर को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, उनके अलावा कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं तो उनकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। या वो जो है पर्सनल एक्सपेंसेस के नेचर के नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो आपके पर्सनल जो है एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसी तरह से किसी भी तरह का असेसी का पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती है, अदरवाइज डिडक्शन अलाउड हो जाती है। इट शुड बी नॉट बी ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक नोट है कि अगर किसी भी तरह का जो एक्सपेंडिचर है इनकर्ड किया है असेसी ने, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है उसको, वो प्रोहिबिटेड है, तो उसकी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती है। लाइक आपने हफ्ता मांगा है या ब्राइब्स किया है, इस तरह के अगर किसी भी तरह का आपने एक्सपेंडिचर इनकट किया है तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। एनी एक्सपेंडिचर इनकट बाय एसएससी विच इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर इनकट किया गया है एसएससी के द्वारा जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, तो उस तरह की भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। फिर इन्होंने बोला है कि कुछ एग्जांपल्स हैं जनरल डिडक्शंस जो कि 37 के अंदर आती हैं, जिनके लिए डिडक्शंस आपको अलाउड हो जाती हैं। तो एक्सपेंसेस अगर आपने किसी भी तरह के इनकट करे हैं परचेज, मैन्युफैक्चर या सेल ऑफ गुड्स के लिए, तो उसकी जो डिडक्शन है आपको अलाउड हो जाएगी। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, अगर जनरल एक्सपेंसेस आपने इनकट करे हैं अपने जो बिजनेस है उसके डे टू डे रनिंग के लिए, तो भी आपको डिडक्शन जो है अलाउड हो जाती है। फिर बोला है कि अगर आप किसी भी तरह का एक्सपेंस इनकट करते हैं, कैसे इनकट करते हैं कि अगर आपने किसी भी तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच हो गया है, आपका कोई डैमेज हो गया है, उसके ऊपर आपने एक्सपेंस किया हुआ था, किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने कोई एक्सपेंस किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो गया, वो ब्रीच हो गया, टूट गया वहीं पर ही, और आपको किसी भी तरह का डैमेज हुआ है, तो उस तरह में आपको जो है डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। एक्सपेंसेस इनकट विच इज़ रिलेटेड टू वैल्यू एडेड टैक्स पेड, अगर आपने वैल्यू एडेड टैक्स पे कर दिया है तब आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, लेकिन अगर आपने पे नहीं किया है तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। उसके बाद है कंपेंसेशन पेड टू द अनडिज़ायरेबल एम्प्लॉयज़, अगर आपने किसी भी तरह की कंपेंसेशन दी है अनडिज़ायरेबल एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को फॉर रिट्रेंचमेंट ऑफ हिज सर्विसेज, उसको हटाने के लिए सर्विसेज से, जैसे कोई ऐसा एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है जो ढंग से काम नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपने उसको हटा दिया, उसको बोला कि हम आपको नहीं रख रहे हैं, और उसके बदले में आपने कुछ कंपेंसेशन दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आपका किसी तरह का एग्रीमेंट हो रखा था कि इसको मैंने 1 साल या 2 साल तक रखना है और आप उससे पहले ही उसको हटा दे रहे हैं, तो आपने जिस तरह की कंपेंसेशन दी है उसको हटाने के लिए, तो वो कंपेंसेशन की डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, अगर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 एंड पॉइंट 4 के अंदर अगर आपको जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिडक्शन अलाउड नहीं होती है, लेकिन अगर आप सेक्शन 37 फर्स्ट के अंदर कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन पेड फॉर सिक्योरिंग ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपने किसी भी तरह की कमीशन इसलिए पे करी है कि आपका जो ऑर्डर है बिजनेस का वो सिक्योर रहे, और employees in connection with the injury sustained by them or accident made by them while on duty, अगर किसी तरह की आपने कमीशन इसलिए पे करी है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंजरी हो गई है, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है जब वो ड्यूटी पर काम कर रहे थे, तब आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ हो जाती है। और अगर आपने रॉयल्टी पे करी है माइंस की कनेक्शन से रिलेटेड, यानी माइन से रिलेटेड किसी भी तरह की रॉयल्टी पे करी है, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे करी है फॉर डैमेजेस और इंजरी, डैमेजेस के लिए या इंजरीज के लिए, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो डिडक्शन अलाउड नहीं होती है, इनकी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाती है।
उसके बाद रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑन ओकेशंस पर अगर किसी तरह के आपने रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकट करें, जैसे दशहरा पर आपने बोनस दे दिया आपने कि एम्प्लॉयज़ को, या दिवाली पर, या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के कमेंसमेंट पर जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह हो जाते हैं, या अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं जो लॉ के अंडर आपको देने पड़ते हैं, तो उनकी डिडक्शन भी थोड़ी बहुत आपको अलाउ हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन और अ सब्सक्रिप्शन गिवन टू एन एसोसिएशन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर किसी तरह की आपने जो है सब्सक्रिप्शन पे करी है, आपके जो इंटरेस्ट हैं, बिजनेस से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, उसके लिए अगर आपने किसी एसोसिएशन में किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो भी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाती है, बिजनेस के पर्पज से दिया है तो। फिर नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस इनकट। अगर आपने नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस में किसी भी तरह का लीगल एक्सपेंस इनकट किया है, या बाय द डायरेक्टर के द्वारा किसी भी तरह का जो है सूट चल रहा था, यानी केस चल रहा था, उसको उस केस के अकॉर्डिंग या उस केस के चलते उन्होंने किसी भी तरह का एक्सपेंस इनकट किया है, तो वो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। टू अवॉइड अ बिजनेस लाइबिलिटी, यानी ब्रीच ऑफ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो है आपका टूट गया था, ब्रीच हो गया था, बीच में ही छोड़ना पड़ा ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट को, और उसकी वजह से आपको किसी तरह का लीगल एक्सपेंस इनकट करना पड़ा, तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। टू डिफेंड द असेसी टाइटल ऑफ हिज एसेट, कि अगर आपने किसी भी तरह की एसेट को जो है असेसी की एसेट थी, और उसको वापस लेने के लिए, जैसे उसके खिलाफ किसी तरह का केस चल रहा था, उसको वापस लेने के लिए अगर किया है, तो भी आपको जो है डिडक्शन मिल जाती है। टू रेसिस्ट वाइंडिंग अप पिटिशन बाय सम शेयर होल्डर्स, किसी भी शेयर होल्डर ने, कुछ शेयर होल्डर ने मिलकर क्या करा कि वाइंडिंग अप पिटिशन स्टार्ट कर दिया। अब आपने उसको रोकना है कि वाइंडिंग अप पिटिशन रुक जाए, तो उसको रोकने के लिए अगर आपने किसी भी तरह का लीगल एक्सपेंस इनकट किया है, तो उसको भी जो है उसकी भी डिडक्शन जो है आपको मिल जाती है। टू अवॉइड डिसएडवांटेज ट्रेडिंग रिलेशंस लब, अगर आपने ट्रेडिंग जो रिलेशंस हैं उनके चलते अगर किसी भी तरह का कोई डिसएडवांटेज होने वाला था, या किसी भी तरह का आपको लॉस होने वाला था, उस लॉस को अवॉइड करने के लिए अगर आपने लीगल एक्सपेंस इनकट किया है, तो भी आपको जो है डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन अनपेड परचेज प्राइस ऑफ एनी बिजनेस असेट्स परचेज्ड बाय एन असेसी एंड पुट टू यूज विल बी अलाउड। अगर किसी भी तरह का आपका जो परचेज प्राइस है, ठीक है, आपने अपना एक एसेट परचेज किया था, और परचेज करने के बाद आपने जो है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और वो आपने परचेज अनपेड परचेज प्राइस, यानी आपने जो है उसकी पेमेंट नहीं करी थी, और उसका इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, और ये जो है बिजनेस से रिलेटेड है, आप बिजनेस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत डिडक्शन आपको यहाँ पर अलाउ हो जाती है। एक्सपेंसेस इनकट टू अपोज नेशनलाइजेशन, अगर नेशनलाइजेशन के रिगार्डिंग किसी भी तरह का एक्सपेंस इनकट हुआ है, तो आपको जो है डिडक्शन अलाउड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट से हटाकर अगर गवर्नमेंट के अंदर आप अपनी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड थी, अब आपने गवर्नमेंट की तरफ से जो है गवर्नमेंट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया, और उसको हटाकर कन्वर्ट किया ना, तो उसमें जो आपके एक्सपेंसेस इनकट हुए हैं उनकी डिडक्शन भी आपको अवेलेबल हो जाती है। फिर है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू टेलीफोन, किसी भी तरह का अगर आपने न्यू टेलीफोन इंस्टॉल किया है, उसकी कॉस्ट लगी है, तो वो भी आपको डिडक्शन उसकी मिल जाएगी। फिर है पेनल्टी पेड की गई है किसी भी असेसी के द्वारा फॉर सेविंग फ्रॉम confiscation of goods which he purchased from third party without knowing that they are illegally imported। जैसे मान लीजिए कि आप असेसी हैं, आपने किसी भी तरह के गुड्स को परचेज कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता था कि इस पर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है, इसको आप इंपोर्ट नहीं करा सकते थे। अगर आपको नहीं पता था और तब आपने पेनल्टी पे करी है, तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि किसी थर्ड पार्टी से आपने परचेज किया, डायरेक्ट इंपोर्ट तो किया नहीं है, लेकिन आपने किसी थर्ड पार्टी से परचेज किया है, और उस पर्सन ने इंपोर्ट कर रखा था, ठीक है, तो उस पर्सन ने इंपोर्ट कर रखा था, तो आपको तो नॉलेज थी ही नहीं। अगर आपको नॉलेज होती और तब आप पेनल्टी पे करते उस नॉलेज के चलते भी, तब आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होती। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि इलीगल इंपोर्टेड था, तो आपको जो है डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। फिर है वेलफेयर एक्सपेंसेस, वेलफेयर एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिल जाएगी। पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है गारंटी फ़ी, अगर आपने पे की है गवर्नमेंट को, किस लिए पे की है कि अगर आपने अपनी मशीनरी को परचेज़ करना है और उसके लिए अगर आपने लोन ले रखा है और उस लोन के चलते आपने गारंटी फ़ी पे की है, तो आपको जो है डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद अल्ट्रेशन इन एमओए और एओए बट इफ कंपनीज अल्ट्रेशन आर वारंटेड बाय द चेंजेस मेड इन द कंपनीज एक्ट। अगर किसी असेसी ने, अगर किसी कंपनी ने
जो है अपने एमओए में या एओए में अल्ट्रेशन कराई हुई है, लेकिन अल्ट्रेशन की वारंटी दे रखी है कंपनीज एक्ट में, आपने लिख रखा है अपने एओए वगैरह में कि हम अल्ट्रेशन अगर कराएंगे तो हम अल्ट्रेशन करा सकते हैं, आपने इसकी जो है परमिशन ले रखी है। तब आपने अगर किसी भी तरह के एक्सपेंसेस इनकट किए होंगे अल्ट्रेशन से रिलेटेड तो आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। फिर है डिले इन पेमेंट ऑफ सेस एंड इंटरेस्ट पेड फॉर म्यूनसिपल टैक्सेस। अगर आपने किसी भी तरह का पेमेंट किया है, म्यूनसिपल टैक्स पे किया है या आपने किसी भी तरह का सेस का पेमेंट किया है तो आपको जो है डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। म्यूनसिपल टैक्स हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किया था, उसकी डिडक्शन मिल जाती थी, जो भी हम म्यूनसिपल टैक्स पे करते थे माइनस करते थे ना। तो इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि उसकी डिडक्शन मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है स्पेंट अमाउंट स्पेंट बाय एन एसएससी फॉर लूम आवर्स इन इज डिडक्टेबल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो लूम आवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी असेसी ने, ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक मशीनरी है जिसका मैं यूज़ सुबह से लेकर दोपहर के 3-4 बजे तक करती हूँ और उसके बाद मेरी मशीनरी जो है वो फ्री रहती है। और जिस टाइम पर अब वो फ्री रह रही है, अब मैंने क्या करा कि ए कंपनी को बोल दिया कि चलो 5 से 6 तुम ले जाना, बी कंपनी को बोल दिया 6 से 7 तुम ले जाना। इस तरह से अगर मैंने उनको लूम आवर्स का दे दिया, कि लूम आवर्स का मतलब है कि मैंने टाइम दे दिया कि हाँ ये कंपनी जो है, ए कंपनी इतने टाइम तक यूज़ कर सकती है, बी कंपनी मेरी मशीनरी को इतने टाइम तक यूज़ कर सकती है। तो इस तरह से अगर किसी भी तरह का अमाउंट स्पेंड करा है ऐसी लूम आवर्स के लिए तो वो डिडक्टेबल होगा, लेकिन वो कैसा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एनुअल लिस्टिंग फी पेड टू स्टॉक एक्सचेंज बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अलाउड। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में एनुअल लिस्टिंग फ़ी को पे किया है तो भी आपको रिडक्शन अलाउड हो जाती है। फिर उसके बाद है कि इंटरेस्ट लिव्ड फॉर फेलियर टू पे एन इंस्टॉलमेंट ऑफ असेट परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। अगर आपने हायर परचेज सिस्टम पे किसी भी तरह की एसेट को परचेज किया था और उसकी इंस्टॉलमेंट को पे करने में फेल हो गए हैं, उसके इंटरेस्ट को पे करने में फेल हो गए हैं, तो भी उसकी डिडक्शन अलाउड हो जाती है अगर आप बाद में पे कर रहे हैं। फिर है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इनएगुरेशन सेरेमनी इज अलाउएबल। अगर किसी भी तरह की इनएगुरेशन सेरेमनी आप कंडक्ट करा रहे हैं और उसके बिहाफ पर आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन भी आपको अलाउ हो जाती है। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ फॉरेन टूर। अगर फॉरेन टूर के लिए आप एक्सपेंस इनकर्ड कर रहे हैं डायरेक्टर के लिए, कि किस पर्पज़ के लिए, कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, आप अपने जो कंपनी है उसके रिगार्डिंग ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं, किसी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। वाइफ ऑफ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अकम्पेन हिम फॉर फुलफिलिंग सोशल एक्सपेक्ट्स एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अ फॉरेन टूर ऑफ वाइफ आर ऑल्सो डिडक्टेबल। अगर मान लीजिए कि किसी एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर छोड़िए, ऐसे करेंगे कि हम लोग ना क्या करते हैं, वाइफ जो है उसको एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने रख रखा है, ठीक है, और जो डायरेक्टर है वो चेयरमैन है कंपनी का, और उसने क्या करा कि अपनी वाइफ को रख रखा है और वाइफ को बाद में भेज देता है फॉरेन टूर पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो हम उसके जो एक्सपेंसेस होंगे उसको डिडक्टेबल मानेंगे। लाइबिलिटी टू पे डिबेंचर प्रीमियम। अगर आपने किसी भी तरह की आपकी लाइबिलिटी थी डिबेंचर प्रीमियम को पे करने के लिए तो भी आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको डिडक्शन मिल जाती है। स्प्रेड ओवर द डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ रिडम्पशन, डेट ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट अंडर तत्काल टेलीफोन डिपॉजिट स्कीम। अगर डिपॉजिट स्कीम के अंदर, इस तत्काल की डिपॉजिट स्कीम के अंदर अगर आपने किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा है, आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा है, तो भी आपको उसकी डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। वो आपके एक्सपेंडिचर्स थे। अब आपकी कुछ ऐसी सर्टेन इनकम्स नहीं, आपके कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि अलाउ होते हैं और इनकी डिडक्शन भी मिल जाती है। रोबरी और डकैती, अगर किसी भी तरह की रोबरी हुई है, डकैती हुई है आपके बिजनेस से रिलेटेड, बट वो इंसिडेंटल होनी चाहिए यानी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, तो उसकी जो डिडक्शन है वो अवेलेबल हो जाती है। फिर इम्बल्जमेंट, थेफ्ट एक्सेट्रा। इम्बल्जमेंट का मतलब होता है कि किसी भी तरह का धोखाधड़ी अगर किसी एम्प्लॉय ने करी है, जैसे मान लीजिए आपने एक अकाउंटेंट रख रखा था और उस अकाउंटेंट ने आपने के जो अकाउंट्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ करके कुछ पैसों की धोखेबाजी करी है, अपने अकाउंट में डाल दी हैं ऑफिशियल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते समय, तो उस केस में जो डिडक्शन है वो आपको अलाउ हो जाती है इस तरह के लॉसेस की। लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस।
if it is in practice of business to give advance money to the suppliers, and if suppliers neither supplies the order or nor refunds the advance money, then this loss is deductible. मान लीजिए कि अगर आपने किसी सप्लायर को पहले से ही मनी दे दिया एडवांस में कि मेरे गुड्स को सप्लाई कर देना, अब वो सप्लायर मना कर देता है कि मैं आपके गुड्स को सप्लाई नहीं करूंगा और ना ही आपकी मनी को वापस कर रहा है, तो उसकी जो डिडक्शन है वो भी अवेलेबल हो जाती है। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है डिडक्शंस अवेलेबल वाला वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो आपको डिडक्शंस डिसअलाउड होती हैं या आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं या आपको अवेलेबल नहीं होते, वो वाला टॉपिक करेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।